जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्जाम के लिए हिंदी को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि हिंदी के वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों यहां पर मैं आपको पूरे के पूरे हिंदी के 90 सवाल करवाने वाला हूं और अगर आप इन 90 सवालों को देख लेंगे तो जो आपके साथियों 5 सवाल पूछे जाना है हिंदी के, वो ये समझ लीजिए इसी साथियों क्लास से होंगे। बस आपको करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना और उन क्वेश्चन से संबंधित जो आपको जानकारी दूं वो जानकारी तैयार कर लेना, क्योंकि उस जानकारी से रिलेटिव भी सवाल पूछे जाते हैं, उस जानकारी से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों इस क्लास को मैं आपके लिए एक वरदान कहूंगा। इस क्लास को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपकी ये हिंदी कंप्लीट होगी। क्योंकि एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस देना जिन क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस फंसे तो ये टारगेट कठिन है, लेकिन मैंने साथों इसको एक्सेप्ट किया है तो मैं इसको करके रहूंगा। चलिए तो पहला सवाल है। बस साथों आपको बहुत धैर्य के साथ देखना होगा, क्योंकि जिस चीज को आप धैर्य के साथ करते हैं वो उस चीज में आप साथियों कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे कि यहां पर पहला सवाल है और आपके एग्जाम में भी एक ऐसा सवाल आएगा, कह रहे कि इनमें से त्रुटि युक्त वाक्य नहीं, यानी कि कौन सा वाक्य त्रुटि युक्त नहीं है, कौन सा वाक्य सही है। देखिए, कोई होगा तब काम चल जाएगा, कोई भी होगा तब काम चल जाएगा, ये सही होगा। यह युद्ध द्वारा देश पर संकट छाता है, या सुरेश से यह कार्य संपन्न हुआ। देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, जो सबसे लास्ट वाला है, ये तो नहीं, सुरेश से यह कार्य संपन्न हुआ, ये नहीं होना चाहिए। सुरेश ने यह कार्य संपन्न किया। क्या? सुरेश ने यह कार्य संपन्न किया, ये होना चाहिए। अच्छा, युद्ध द्वारा देश पर संकट छाता, ये भी सही नहीं है। युद्ध द्वारा देश पर संकट छाया है, ये होना चाहिए था, है ना। तो मैं कहूंगा ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई भी काम होगा, कोई भी होगा तब काम चल जाएगा, ये भी गलत है। कोई होगा तब काम चल जाएगा, ये आपका सही है। कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला वाक्य सही है। उसके बाद देखिए साथियों, एक शब्द यहां पर दिया गया है तरस। आपसे पूछा जा रहा है कि तरस का साथियों विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए, तरस का मतलब पता क्या होता है साथियों? रहम। कहते नहीं भाई रहम कर दो थोड़ा, या दया थोड़ी कर दो, तो तरस का मतलब होता है रहम या दया। अब यहां पर साथियों इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा घालक। क्यों साथियों घालक हो जाएगा? क्योंकि घालक का मतलब होता है साथियों नाश करने वाला। दया नाम की कोई चीज नहीं है, नाश करना वाला, नाश करने वाले को कहते हैं साथियों, है ना। क्या एक तरीके से कहते हैं, नाशक कहते हैं, और इसको घालक भी कहा जाता है। तो कुल मिला के ये चीज आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर एक शब्द है तृप्ति। अगर आपसे आपके एग्जाम में तृप्ति का विलोम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? बस छोटा आ आपको लगा देना है, यानी कि अतृप्ति हो जाएगा तृप्ति का विलोम, है ना। अगर आपसे अभियंतर का विलोम पूछ लिया जाए तो अभियंता का विलोम साथियों बाहा हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तमिश्ना का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो तमिश्ना का विलोम आपको प्रकाश बताना है। क्या बताना है साथियों? प्रकाश बताना है। इतनी जानकारी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, कह रहे हैं कि उच्छ्वास ये किसका काव्य संग्रह है? तो अगर बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है, ये बात आप लोग यहां पर याद रखें। किसका? सुमित्रा नंदन पंत का ये काव्य संग्रह है। उसके अलावा एक इनकी रचना और पूछी जाती है सुमित्रा नंदन पंत की, गुंजन। गुंजन किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। और अगर आपसे पूछा जाए ग्राम्य किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उसके अलावा अगर निराला जी की बात करते हैं साथियों, तो निराला की कई सारी रचनाएं आपसे पूछी जाती है। जैसे कि अर्चना किसकी रचना है? तो अर्चना, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आराधना किसकी रचना है? आराधना भी साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो साथियों आंसू रचना बहुत पूछी जाती है। उसके अलावा साथियों झरना रचना बहुत पूछी जाती है। एक है साथियों प्रेम पथिक। क्या? प्रेम पथिक रचना, ये भी साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी जयशंकर प्रसाद की है, ये भी बहुत पूछी जाती है ना। तो इतनी रचनाएं आप लोग याद रखेंगे। और हरिऔध की अगर बात करते हैं साथियों, वैदेही वनवास बहुत पूछी जाती है। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास साथियों हरिऔध की रचना है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि स्वदेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, इसमें से एक शब्द निकल रहा है उद्देश्य, और उद्देश्य कहां पर लिखा हो? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो साधन उद्देश्य जो होगा ये स्वदेश का क्या हो जाएगा साथियों? संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वदेश में संधि कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था एक मात्रा जहां पर लगी हो तो वहां पर हमेशा गुण संधि होती है ना। तो क्या होती है साथियों? यहां पर गुण संधि होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार साथियों क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी। पहला प्रकार क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी।
दूसरे की अगर बात करते हैं साथियों, दूसरी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना, दूसरी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी साथियों, तीसरी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी जानकारी याद रखना है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं साथियों, आपको 1 बाय 1 करके तैयार करते रहना है, याद करते रहना है, क्योंकि जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वहां से भी सवाल बनेंगे और जो जानकारी आपको दे रहा हूं वहां से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में सातों सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, तो कहने के कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं, यानी कि इन चारों में से कौन सा शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है, एक बार मुझे बताइए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आजीविका, जो कि गलत है। आजीविका कैसे लिखा जाता है, ये हो गया साथियों आपका आजी और ये हो गया विका, यानी कि आजीविका ऐसे लिखा जाता है। प्रज्वलित की अगर बात करें तो प्रज्वलित आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, है ना, प्रज्वलित की अगर बात करें बिल्कुल सही लिखा हो। क्या जैसे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हो ऐसे ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। उज्जवल की बात करें तो उज्जवल भी आपका गलत है, मैं आपको बता चुका हूं। उज्जवल में 2 बार जाएगा और दोनों बार आधा आधा जा आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा सातु उज्जवल। उसके बाद देखिए सातु अगला सवाल है, कह रहे कि यदि धन अपि, यानी कि यद्यपि, इस स्वर ये किस स्वर संधि का उदाहरण। देखिए अगर आपसे पूछा जाए यद्यपि में, यद्यपि की संधि विच्छेद क्या होगी, तो यदि धन अपि होगी, ये आपके सामने ही है ना। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों कौन सी यड़ स्वर संधि है, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, यड़ स्वर संधि किस टाइप के शब्दों में होती है, ये भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इत्यादि, क्या साथियों पूछा जाए, इत्यादि पूछा जाए, तो इत्यादि की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें यड़ स्वर संधि होगी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो इति धन अपि होगा, है ना। क्या होगा साथियों, इति धन अपि होगा, मतलब इति धन आदि होगा। उसके अलावा यड़ स्वर संधि और कैसे शब्दों में होती है, जैसे कि अन्वय। अन्वय की अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखिए अगर कोई यहां पर आधा आ रहा है वर्ण, है ना, आधा आ रहा है और उसके बाद या वाह है, तो वहां पर अगर बात करते हैं वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर साथियों आपकी यड़ संधि होती है, यड़ स्वर संधि होती है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि श्रावक शब्द में कौन सी संधि है, मुझे बताइए। यानी कि इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो साथियों कैसे करेंगे, मुझे बताइए। तो श्रोधन कहां पर लिखा हुआ है, श्रोधक धन ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, कहने के साथियों आपसे कहा जा रहा है यहां पर भूधर्व में कौन सी संधि है। भूधर्व की अगर बात करें कौन सी संधि आपसे पूछा जा रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो भू ओज हो जाएगा अलग और साथियों उधर्व हो जाएगा अलग, तो ये तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। लेकिन इसमें कौन सी संधि है, तो मैं कहूंगा इसमें दीर्घ संधि है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। समझ गए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के अब यहां पर अगर बात करें वधूर्जा में आपसे संधि विच्छेद कहने को बोला जा रहा है। वधूर्जा की संधि विच्छेद क्या, देखिए एक तो वधु हो जाएगी और एक ऊर्जा हो जाएगी, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें साथियों दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। यह भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के परमौषध का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग संधि विच्छेद के देखेंगे, मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर साथियों क्वेश्चंस देखेंगे। तो परम औषध की अगर बात करें, परम धन औषध कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। यानी कि परम धन औषध की अगर बात करिए परमौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर 2 मात्राएं आपको दिखे तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर आपको वृद्धि संधि लगा देना है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, वृद्धि संधि हो जाएगी। अच्छा, वृद्धि संधि के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ भाई ऐसे शब्दों में वृद्धि संधि होती। जैसे कि मतय के शब्द की अगर बात करें, है ना, मतय की अगर बात करें, देखिए 2 मात्राएं हैं तो यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो या उसके अलावा साथियों महेश्वर की अगर बात करें, है ना, तो महेश्वर में 2 मात्राएं, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। या साथियों महोदार शब्द की अगर बात करें तो ऐसे शब्दों में आती साथियों आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में अयादी संधि कौन सी है। हर चीज हर एक सवाल को कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपके यहां पर साथियों लेकर आया हूं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि अयादी संधि सातु किस में है, ये आप लोग बता दीजिए। यहां पर अन्विति लिखा हो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आधा वर्ण है और उसके बाद या वा आए तो वहां पर हमेशा और हमेशा साथियों यड़ संधि होती है। तो इसमें तो साथियों आपकी यड़ संधि हो जाएगी। तन्मय शब्द की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा, इसका भी संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूं अन्विति का। तो अन्विति का संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों अनु
धन इति, क्या अनुधन इति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तन्मय की अगर बात करें तो साथियों तत् धनमय इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछे तो साथियों व्यंजन संधि बता देना, क्या व्यंजन संधि साथियों यहां पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अच्छा भावुक की अगर बात करें तो साथियों इसमें अयादी संधि किसमें है, भावुक शब्द में आपकी अयादी संधि हो जाएगी। और अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो साथियों क्या हो जाएगा, भौ धन उक जो है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की अगर बात करें, देखिए यहां भी आधा वर्ण आ गया और उसके बाद या आ गया, तो यहां पर भी आपकी यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। और अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो प्रति धन एक आपको बताना है कि ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जितनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए इनफ है, उससे बाहर आपका पेपर में परीक्षा में सवाल नहीं आएगा। कहने के साथियों व्यायाम शब्द की संधि विच्छेद करके बताइए। सबसे तगड़ा सवाल बनता है कि व्यायाम में संधि कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि कोई आधा वर्ण आ जाए और या आ जाए या वा आ जाए तो वहां पर हमेशा यड़ संधि होती है। तो व्यायाम शब्द में यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि साथियों, यड़ संधि हो जाएगी। लेकिन इसका संधि विच्छेद जो होगा वो वी धन आयाम हो जाएगा। क्या साथियों, वी धन आयाम हो जाएगा। ये बात भी आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से साहित्येतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। देखिए एक तो शब्द हो जाएगा साहित्य, जो कि यहां पर सही नहीं लिखा हुआ है, यहां पर सही नहीं लिखा हुआ ये और ये, लेकिन इतर यहां पर आएगा, साहित्य धन इतर, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये बात आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। अच्छा यहां पर अगर बात करें, एक तरीके से बात करें, इसमें संधि कौन सी है ना, यहां पर अगर बात करें इसमें संधि कौन सी है साथियों मुझे बताइए। तो यहां पर आप देखोगे साथियों साहित्य तो एक शब्द हो जाएगी। देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहां पर आधा वर्ण है और या है तो यहां पर यड़ संधि लगा दे, जो कि गलत हो जाएगा। आप एक चीज यहां पर देखो कि साहित्य शब्द ये एक सार्थक शब्द हो गया, ता और या ये पहले वाले पार्ट में हो गया है। अगर यहां पर कुछ ऐसा मामला होता तो हम यड़ संधि लगाते, लेकिन यहां पर क्या है साथियों, एक तरीके से छोटा आ है और यहां पर छोटी ई है और छोटा आ छोटी ई मिलकर साथियों क्या कहेंगे, मैं कहूंगा स्वर संधि यहां पर हो जाएगा। तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सूर्योदय में कौन सा संधि है ये आप लोग बताइए। देखिए सूर्योदय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक मात्रा है, यानी कि इसमें गुण संधि हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी साथियों, इसमें गुण संधि हो जाएगी। लेकिन अगर सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछे तो बहुत आसान है साथियों, सूर्य धन उदय, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए साथियों, अच्छा यहां पर अगर बात करें विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि जैसे कि किन शब्दों में होती है। विसर्ग संधि अगर बात करें, जैसे कि एक शब्द है मुझे याद आ गया, मनोनुकुल। क्या साथियों, मनोनुकुल। क्या साथियों, मनोनुकुल एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मना धन अनुकूल। क्या साथियों, मना धन अनुकूल। तो यहां पर देखिए विसर्ग आ गया तो ये विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। ऐसे ही एक शब्द होता है साथियों निष्पाप। क्या साथियों, निष्पाप, इसकी संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, निहि धन पाप बनेगा, निहि धन पाप बनेगा। तो देखिए यहां पर भी विसर्ग आ गया, तो ऐसे शब्दों में आपकी विसर्ग संधि होती है। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया था यड़ संधि वहां पर होती है, आधा वर्णाएं और या साथियों क्या, जैसे कि इत्यादि हो गया, है ना, इसमें आधा ता है और या है ना। उसके अलावा अन्वय आ गया, है ना, इसमें आधा ना है और वह है। ऐसे शब्दों में आपकी यड़ संधि होती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निराशा शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का आपको चयन करना है, फटाफट बताइए। निराशा शब्द में देखिए निराशा की अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निहिधन आशा हो जाएगा। और विसर्ग लगा है तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है, है ना। अभी आपके सामने विलोम शब्द के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, फिर विलोम शब्द देखेंगे, उसके बाद पर्यायवाची वाला चैप्टर आएगा। तो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। स्वर संधि की अगर बात करें, देखिए जब हम पहले ही शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक शब्द लिखा हुआ है निर्गुण, और निर्गुण का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो निकल कर आता है निहि धन गुण, यानी कि यहाँ पर तो साथियों क्या आपकी यहाँ पर विसर्ग संधि है, ना कि यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि इसमें है, स्वर संधि इसमें है ना, और स्वर संधि इसमें। लेकिन कैसी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि यहां पर भी दो मात्राएं हैं, यहां पर भी दो मात्राएं और यहां पर भी दो ही मात्राएं हैं। समझ गए साथियों। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें इसके संधि विच्छेद आपके एग्जाम में पूछ ली जाए, जैसे सदैव की संधि विच्छेद क्या होती है, सदा
धन एव होती है, ठीक है। मतैक्य की क्या अगर बात करें साथियों, मत धन ऐक्य हो जाएगी, है ना, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। एकैक्य की अगर बात करें साथियों, एक धन एक इससे बनता है, एक धन एक बराबर क्या होता है, एकैक्य होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित विकल्प में से संधि विच्छेद अनुचित है, यानी कि कौन सा अनुचित है, कौन सा गलत है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर बही धन एकता की, तो बहिरेकता ये बिल्कुल सही है, संधि विच्छेद, है ना। उसके अलावा आशीर्वचन की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर साथियों रति रंश की संधि विच्छेद, रति और रंश बताएगी, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा, खाली सातु कैसे हो जाएगा, रति धन रंश हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कौन सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाली गलत है, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोज का संधि विच्छेद सरहा धन जा हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों अंतर ध्यान, क्या अंतर ध्यान की अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतः धन ध्यान कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। पुनर्जन्म की अगर बात करें, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, पुनर्जन्म का, तो पुनः धन जन्म कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अगला देखिए अतः अतएव की अगर बात करें इसके संधि विच्छेद की, तो अतः धन एव यहां पर विसर्ग संधि है, आंसर आपका 4 होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, फटाफट बताइए कौन सा शब्द नहीं है। देखिए निश्चल की अगर बात करें, तो निश्चल में विसर्ग संधि, अच्छा निश्चल का संधि विच्छेद कैसे बनेगा, नहीं, है ना, विसर्ग लग जाएगा और चल लग जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। शरद चंद्र की अगर बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद की अगर बात करें, तो एक शब्द तो आ जाएगा शरद और हलंत लग जाएगा नीचे, और उसके बाद आ जाएगा चंद्र, है ना। तो यहां पर अगर बात करें, इसमें साथियों कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, यहां पर विसर्ग संधि साथियों नहीं होगी। तो हमारा जवाब जो होगा वो यही हो जाएगा। बाकी मनस्ताप शब्द की अगर बात करते, इसमें भी विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है मना धनताप, क्या मना धनताप। और निष्फल की अगर बात करें, इसमें भी विसर्ग संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है निहि धनफल। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसके बाद देखिए कि निर्विकार शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, निहि धन विकार हो जाएगा, क्या निहि धन विकार, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि, इसमें साथियों विसर्ग संधि है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निराहार में आपसे संधि विच्छेद पूछी जा रही है, तो निहिधन आहार कहां पर लिखा हुआ है, निहिधन आहार ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो पम धन चम जो होगा वो पंचम शब्द का सातों संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि है सातों, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए अब यहां पर सातों आपके सामने विलोम टाइप के, क्या विलोम शब्द के चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। विलोम शब्द के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, और जितने क्वेश्चन बता उनको देखिएगा, और जिनसे उनसे रिलेटिव जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो रिलेटिव, उनसे भी आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। देखिए कटु का आपसे पूछा जा रहा है विलोम क्या होगा। अगर हम नरम की बात करते हैं, नरम का विलोम क्या होता है साथियों, सख्त होता है। नरम का विलोम क्या होता है, सख्त होता है। सुख की अगर बात करें, सुख का विलोम अगर आपसे पूछे तो दुख बता देना। शब्दहीन शब्द की अगर बात करें तो पता क्या होता है साथियों, इसका विलोम मुखर होता है। क्या होता है साथियों, मुखर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कटु शब्द की, तो कटु का विलोम क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के साथियों तद्धत का विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। तो तद्धत का विलोम साथियों अतद्धत हो जाएगा, छोटा आ यहां पर जो है ना वो लग जाएगा। अगर आपसे यहां पर पूछ ले अद्रैत का विलोम क्या होगा, तो अद्रैत में साथियों क्या छोटा आ हटा दीजिए, द्रैत हो जाएगा। अनित्य की अगर विलोम की बात करें तो इसमें भी छोटा आ हटा दीजिए, नित्य हो जाएगा। तो ये भी सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि औरस का विलोम क्या होता है। तो औरस का विलोम साथियों यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि औरस का मतलब क्या होता है पता। औरस का विलोम एक तरीके से विवाहिता करके होता है ना। चलिए तो औरस का विलोम क्या हो जाएगा, दत्तक हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे। चलिए अच्छा यहाँ पर विरस शब्द की अगर बात करें, विरस का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, रस हो जाएगा। और नीरस की अगर बात करें, नीरस का मतलब पता क्या हो जाएगा, सरस हो जाएगा। नीरस का विलोम सरस होता है। और प्रापक का अगर विलोम आपसे पूछे तो प्रेषक आपको बता देना। क्या
प्रापक का विलोम प्रेषक और प्रेषक का विलोम प्रापक, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, मुझे बताइए। देखिए आप लोग याद रखेंगे, समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। वरदान का विलोम क्या होता है साथियों, अभिशाप होता है। रुक्ष का विलोम स्निग्ध होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सद्भा का विलोम निर्धवा नहीं होता है। क्या? सद्भा का विलोम साथियों निर्धवा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विधवा होता है। विधवा का विलोम क्या होता है, सद्भा होता है, और सद्भा का विलोम क्या होता है, विधवा होता है। तो आंसर आपका जाएगा 4 के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे सानुनासिक का विलोम आपको बताना है। तो सानुनासिक का विलोम पता क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, निर्नुनासिक हो जाएगा, ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कुप्रभाव का विलोम क्या होगा, बताइए जरा। तो कुप्रभाव का विलोम शब्द मुझे साथियों बता दीजिए। देखिए अगर आपसे प्रभाव का विलोम पूछ लिया जाए तो छोटा आ लगा देना, अप्रभाव, ये अप्रभाव का विलोम हो जाएगा, है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करें दुष्प्रभाव का विलोम अगर पूछ लिया जाए तो आपको साथियों सत्प्रभाव बता देना है। क्या? सत्प्रभाव बता देना है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कुप्रभाव का विलोम आ जाए तो कुप्रभाव का विलोम साथियों सुप्रभाव हो जाएगा। आंसर आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि उच्छिष्ट का विलोम मुझे बता दीजिए साथियों, क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अभक्ष यहां पर लिखा हुआ है, अगर अभक्ष का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको साथियों क्या बताना है साथियों, भक्ष यहां पर बता देना। अभक्ष का विलोम भक्ष और भक्ष का विलोम अभक्ष हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं उच्छिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुच्छिष्ट जो होगा ये उच्छिष्ट का विलोम हो जाएगा। अगर आपसे अखाद्य का विलोम पूछे तो साथियों खाद्य बताना, या खाद्य का विलोम पूछे तो अखाद्य बताना। अभुक्त की अगर बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, भुक्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम को एक बहुत बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से एक अच्छे स्कोर कार्ड के साथ आप पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाता रहेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहे तो सिलेक्शन आपका दूर नहीं, क्योंकि यूपी पेट का एग्जाम पास करना तो सबसे बड़ी बात है। इसके बाद साथियों जो वैकेंसी आएंगी उसमें आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया एक कमेंट कर दीजिए साथियों जय हिंद का कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दीजिए अगले सवाल का आपका जवाब क्या होगा। अनंत का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए साथियों अनंत की अगर बात करें, अनंत का विलोम पता ससीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत का विलोम क्या हो जाएगा। अनंत की अगर बात करें ना, है ना, जिसका अंत ना हो उसको कहा जाता है अनंत। और अनंत का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, ससीम हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे स्वकीय का विलोम क्या होगा, फटाफट मुझे बताइए। स्वकीय का विलोम क्या होगा। तो स्वकीय का विलोम साथियों परकीय होता है। और परकीय कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है ना। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, आप लोग कहने के विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, इसमें से एक सही युग्म आपको बताना है साथियों कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपत्ति का, देखिए आपत्ति का विलोम क्या विपत्ति होता है। तो मैं कहूंगा ये दोनों तो साथियों आपस में क्या है, ये तो आपत्ति विपत्ति ये दोनों सेम चीजें, ये दोनों साथियों पर्यायवाची, ये दोनों विलोम नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। अगर आपसे आपत्ति का विलोम पूछे तो क्या होता है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। क्या होता है साथियों, अनापत्ति होता है। पहली बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, अवर्षण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अवर्षण की अगर बात करें साथियों इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर आवर्षण लिखा हो, अगर आवर्षण होता क्या साथियों, अगर यहाँ पर लिखा होता आवर्षण तो आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण, लेकिन आवर्षण का विलोम नहीं होता है साथियों अनावर्षण। तो ये भी साथियों गलत है, ये भी गलत है। गणतंत्र की अगर बात करें, गणतंत्र का विलोम यहाँ पर आपसे पूछा गया। देखिए गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है साथियों, मैं कहूंगा साथियों राजतंत्र इसका विलोम होता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आदृत की अगर बात करें, आदृत का साथियों मतलब क्या होता है, आदरत का मतलब होता है सातु आदर किया हुआ, है ना। और तिरस्कृत का मतलब हुआ जिसका बेइज्जती किया गया होता है। तो ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, ना के सातु ये।
तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया था कि विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 4 वाला है। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो प्रवृत्ति का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो प्रवृत्ति का विलोम साथों यहाँ पर निवृत्ति हो जाएगा। निवृत्ति आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला देखिए कह रहे कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, तो आसक्त का विलोम साथों क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा अनासक्त हो जाएगा। क्या आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। अगर निमग्न का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो अनिमग्न आपको बता देना है, सिर्फ छोटा आ लगा देना है, बाकी आपको कुछ नहीं साथियों करना है। निरुत्साह की अगर हम बात करते हैं तो निरुत्साह का विलोम क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। निरुत्साह का विलोम उत्साह हो जाएगा। और अधम का विलोम अगर आपसे पूछे तो साथियों उत्तम आपको बता देना है। क्या उत्तम आपको बता देना है साथियों, अधम का विलोम। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक देशीय का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो एक देशीय का विलोम सर्वदेशीय हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। ये चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का विलोम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए एक बार मुझे आप लोग। चलिए तो पाश्चात्य का विलोम साथियों पौर्वात्य हो जाएगा। पौर्वात्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि विस्मरण की अगर बात करें तो विस्मरण का विलोम क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा स्मरण हो जाएगा। स्मरण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि आवर्तक का विलोम क्या होगा। तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अनावर्तक हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर प्रवर्तक का विलोम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर छोटा आ लगा देना है ना, छोटा आ लगाओगे तो ये इसका विलोम बन जाएगा। आवर्त की अगर बात करें तो आवर्त का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अनावर्त हो जाएगा। प्रकर्ष की अगर बात करें तो प्रकर्ष का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, अपकर्ष होता है। क्या होता है साथियों, अपकर्ष होता है। तो ये जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है साथियों, मैं कहूंगा मंद होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। क्योंकि तीक्ष्ण का मतलब होता है साथियों तेज, और मंद का मतलब क्या होता है साथियों, धीमा कह लो या सुस्त कह लो। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि हरिल का समानार्थी शब्द नहीं। अब समानार्थी शब्द वगैरह हम लोग देख लेंगे, पर्यायवाची हम लोग यहां पर देख लेंगे। तो हारिल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, मैं कहूंगा गलश्री, सुग्गा, हारल, हरिद। साथियों गलश्री नहीं है, बाकी ये सारे समानार्थी शब्द हैं हारिल शब्द के। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये तो सेम हो गया। उसके बाद देखिए समान अर्थ वाले शब्द को चुनकर लिखिए। हाथी का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो हाथी शब्द की साथियों जब हम बात करते हैं उसको क्या कहा जाता है। हाथी शब्द की अगर बात करें साथियों, हाथी का समानार्थी शब्द फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। तो हाथी का समानार्थी शब्द साथियों हस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हस्ती आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। उसके अलावा हाथी को और क्या क्या कहा जाता है, कि हाथी को गज नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं। उसके अलावा हाथी की अगर बात करें साथियों, हाथी को कहीं ना कहीं राज भी कहा जाता है ना। और हाथी की अगर बात करें साथियों मतंग भी कहा जाता है हाथी को। तो ये तो हो गए साथियों हाथी के पर्यायवाची। उसके बाद देखेंगे कह रहे कि विष्णु का पर्यायवाची। अब मुझे बताइए, तो इसमें से विष्णु का पर्यायवाची जो होगा वो जनार्दन हो जाएगा। क्या साथियों, जनार्दन जो होगा ये विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। और विष्णु की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, विष्णु को हरि भी कहा जाता है, विष्णु को नारायण भी कहा जाता है ना। विष्णु को हरि भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, और विष्णु को साथियों माधव भी कहा जाता है। क्या, माधव भी कहते हैं। और विष्णु को साथियों चक्रपाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्रपाणी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पर्यायवाची का सुमेल नहीं है। कौन सा पर्यायवाची का सुमेल नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो पंकज की अगर बात करें और नलिन, बिल्कुल सही। या तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल, पंकज की अगर बात करें इसका मतलब कमल होता है, और नलिन का मतलब भी कमल होता है। अग्नि का मतलब आग होता है, और दहन का मतलब भी आग होता है। कमल की अगर बात करें तो सारंग नहीं कहेंगे साथियों कमल को, और ये भी पर्यायवाची हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 वाला होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि लहर का आप लोग ये बताइए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन दिए करिए जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी कि लहर का पर्यायवाची देखिए तरंग है, लहर का पर्यायवाची वीची है, अब्द नहीं है, और ऊर्मी भी है। तो कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
सी वाला नहीं होगा, क्योंकि अब्द का मतलब होता है साथियों सेवक, अब्द का मतलब सेवक होता है, अब्द का मतलब होता है साथियों गुलाम, क्या गुलाम होता है, अब्द का मतलब अब्द का पर्यायवाची होता है साथियों भक्त। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपेक्षा को कहीं ना कहीं इसका पर्यायवाची शब्द उदासीन होता है, उदासीनता होता है, विरक्ति होता है, लेकिन अपेक्षा नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है साथियों, अपेक्षा नहीं होता है, क्योंकि अपेक्षा उपेक्षा ये दोनों विपरीत हैं कहीं ना कहीं साथियों, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, पक्षी शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। अब आपसे पूछा, देखिए पक्षी को विहंग भी कहते हैं, पक्षी को गाछ नहीं कहते, खग भी कहते हैं और साथों शकुंत भी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ये बात समझ गए साथियों आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करें कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द मुझे बता दीजिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवों के देव, भवानी नंदन या पुरंदर। मैं कहूंगा इंद्र का पर्यायवाची साथियों पुरंदर हो जाएगा। क्या पुरंदर जो होगा ये आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इंद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों। देखिए इंद्र का पर्यायवाची एक है देवराज। क्या इंद्र का पर्यायवाची साथियों देवराज होता है। इंद्र को हम लोग साथियों सुरेश भी कहते हैं। इंद्र की अगर बात करें सुरेश भी कहते हैं और सुरपति भी कहा जाता है, सुरपति भी कहा जाता है और शचीपति भी कहा जाता है। क्या साथियों, शचीपति भी कहा जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, हम लोग कह रहे कि चंदन का इनमें से कौन सा पर्यायवाची होगा। तो अब चंदन का पर्यायवाची इसमें से बता दीजिए, बताइए साथियों। चंदन का पर्यायवाची साथियों मलियज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलियज। ये आपका चंदन का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक शब्द है सोम। सोम के बहुत पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पहले सोम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोम का मतलब होता है साथियों अमृत, है ना। और अमृत का पर्यायवाची सोम भी होता है। अमृत का पर्यायवाची साथियों मधु भी होता है। अमृत का पर्यायवाची साथियों सुधा भी होता है। और अमृत का पर्यायवाची साथियों अमी भी होता है। और अमृत का ही पर्यायवाची होता है साथियों पीयूष। क्या पीयूष होता है। और एक होता है साथियों सुरभोग। ये क्या होगा, ये भी अमृत का ही यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा मरीचि शब्द की अगर बात करते हैं, मरीचि का मतलब क्या होता है, ज्योति। क्या साथियों, एक तरीके से अगर बात करें मरीचि का मतलब होता है ज्योति। मरीचि का मतलब होता है साथियों किरण। मरीचि का मतलब होता है साथियों अंशु। तो ये मरीचि के पर्यायवाची होते हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा मंडन का मतलब पता क्या होता है, किसी भी चीज को सजाना, है ना, किसी भी चीज को अलंकृत करना। ये एक तरीके से साथियों मंडन का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्धत का पर्यायवाची नहीं। देखिए उद्धत का मतलब कहीं ना कहीं तैयार होना होता है, विनीत होना नहीं होता, विनीत नहीं होता, तत्पर होता है और प्रस्तुत होता है। विनीत की अगर बात करें, विनीत का मतलब होता है साथियों विनम्र। क्या विनीत का मतलब क्या होता है साथियों, विनम्र होता है। तो कुल मिला के इस प्रकार आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल को हम लोग सरोज कहते हैं, कमल को हम लोग पंकज कहते हैं, कमल को हम लोग सातु सरसिस कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कमल का जो पर्यायवाची होगा सातु ज्यादातर ऐसे शब्द होते हैं कमल के पर्यायवाची में जिसमें अंत में जा लगा होता है। देखिए जा लगा है कमल का पर्यायवाची, जा लगा है कमल का पर्यायवाची है, जा लगा है सातु कमल का पर्यायवाची है। लेकिन मिलिंद की अगर हम बात करते ये सातु कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलिंद हम लोग किसको कहते हैं सातु, भौरे को कहते हैं, यानी कि ये भौरे का पर्यायवाची होगा, ये भ्रमर का सातु पर्यायवाची होगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। तो अनाज की अगर बात करें, अनाज को साथियों शस्य कहा जाता है। क्या अनाज को शस्य कहा जाता है। उसके अलावा और अनाज के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं साथियों, दाना हो जाएगा। अनाज को हम लोग क्या, अनाज का पर्यायवाची गल्ला भी होता है, दाना हो गया, गल्ला हो गया, और साथियों धान्य भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, धान्य भी कहते हैं। तो इतने अनाज के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है साथियों चाह। चाह की अगर हम बात करते हैं तो चाह के कौन कौन से पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जाए, जैसे कामना हो गया, उसके अलावा साथियों अभिलाषा हो गया, है ना, क्या हो गया, अभिलाषा हो गया, ये आपका कामना का चाह का पर्यायवाची है। उसके अलावा आकांक्षा की अगर बात करें तो ये भी साथियों आपका चाह का पर्यायवाची है, ये आप लोग याद रखेंगे। सलिल की जब हम बात करते हैं, सलिल का मतलब होता है साथियों जल, और जल के पर्यायवाची कौन कौन से ये आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि जल को हम लोग साथियों पानी कहते हैं, जल की अगर बात करें तो जल को हम लोग वारी कहते हैं, जल की अगर बात करें तो नीर कहते हैं,
जल को हम लोग साथियों तोय कहते हैं, क्या तोय कहते हैं। जल की अगर बात करें तो उदक कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा रूपा शब्द की अगर बात करें तो रूपा का पर्यायवाची होता है साथियों रजत, है ना। रूपा को हम लोग रजत भी कह सकते हैं और चांदी भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्रशंसा का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो प्रशंसा का मतलब क्या साथियों, कृषाणु हो जाएगा? नहीं साथियों, कृषाणु का मतलब होता है आग, है ना। और आग की कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? आग को कहा जाता है साथियों ज्वाला, है ना। उसके अलावा आग को क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आग की अगर बात करें अग्नि कहा जाएगा, आग की अगर बात करें साथियों हुताशन कहा जाएगा। तो ये तो आग के पर्यायवाची हो गए। कुंभिल की अगर बात करें तो कुंभिल क्या प्रशंसा का पर्यायवाची? मैं कहूंगा नहीं, कुंभिल पर्यायवाची होता है साथियों चोर का। कुंभिल कहते हैं चोर को, और चोर को कहा जाता है साथियों रजनीचर। क्या कहा जाता है साथियों? रजनीचर कहा जाता है। और उसके अलावा साथियों तस्कर भी कहा जाता है चोर को। उसके अलावा क्या श्लाघा होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, प्रशंसा का पर्यायवाची जो होगा वो श्लाघा हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा प्रशंसा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे कि स्तुति शब्द, स्तुति शब्द आपका प्रशंसा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि प्रशंसा को हम लोग तारीफ भी तो कह देंगे, तारीफ कर दी। उसके अलावा अभिनंदन भी साथियों क्या होता है? अभिनंदन भी आपका ये प्रशंसा का ही पर्यायवाची होता है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। और अमर शब्द की अगर बात करते हैं, अमर का मतलब क्या होता है पता है साथियों? क्रोध होता है, गुस्सा होता है। क्या? क्रोध होता है, गुस्सा होता है। आक्रोश भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? आक्रोश भी कह सकते हैं। ये जानकारी आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा, फटाफट बता दीजिए। तो ब्रह्मा का मतलब क्या पशुपति होता है? मैं कहूंगा साथियों नहीं, पशुपति तो नहीं होता है। उसके अलावा क्या महेश्वर होता है? नहीं साथियों, लोकेश होता है। यानी कि आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मा का पर्यायवाची लोकेश होता है। लोकेश आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्मा के क्या और कुछ भी पर्यायवाची होते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल, ब्रह्मा को हम लोग साथियों स्वयंभू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू भी कहते हैं। उसके अलावा विधाता भी कहा जाता है। क्या? ब्रह्मा को साथियों विधाता भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से बापुरा शब्द के पर्यायवाची को बताइए। बापुरा शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? चलिए, बापुरा की जब हम बात करते हैं, बापुरा का मतलब होता है साथियों गरीब। बापुरा का मतलब क्या होता है? बापुरा का मतलब होता है साथियों निर्धन, है ना। इसके बापुरा के और पर्यायवाची की अगर बात करें, गरीब कह लो या दरिद्र कह लो या निर्धन कह लो। उसके अलावा साथियों दीनहीन भी इसको कहा जाता है। क्या? इसको साथियों दीनहीन भी कहा जाता है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें साथियों, बाबुल का मतलब क्या होता है? बाबुल का मतलब होता है साथियों पिता। कहते नहीं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो अपने बाबुल के घर जा रही हूँ, यानी कि पिताजी के घर जा रही हूँ। तो ये तो होगा नहीं। अकिंचन शब्द की अगर हम लोग बात करते तो अकिंचन यहाँ पर ये बापुरा का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी वही गरीब निर्धन ये सब होता है। समझ गए साथियों आप यहाँ पर? चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कामदेव का पर्यायवाची अब मुझे बता दीजिए। तो कामदेव का पर्यायवाची साथियों फटाफट एक बार आप लोग भी मुझे यहाँ पर बता दीजिए। देखिए कामदेव का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से जो होगा वो पुष्प, है ना, पुष्प धनवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पुष्प धनवा हो जाएगा। ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम पुरंदर शब्द की बात करते हैं तो पुरंदर के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि इंद्र पुरंदर का पर्यायवाची है। उसके अलावा साथियों देवराज ये पुरंदर का पर्यायवाची है। उसके अलावा साथियों सुरेंद्र शब्द बहुत पूछा जाता है, ये भी पुरंदर का ही पर्यायवाची है ना। उसके अलावा सुरपति की अगर बात करते हैं तो सुरपति भी आपका पुरंदर का पर्यायवाची है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं सुर, है ना, सुरराज शब्द आपका ये भी पुरंदर का ही पर्यायवाची होता है। ये जानकारी आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, गैर के निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द पर्यायवाची सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव ये होगा साथियों, या चपला, सौदामिनी, चंचला या मेखला ये होगा, है ना। देखिए एक तरीके से बात करें ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं, जिसके चपला हो गया, सौदामिनी हो गया, चंचला हो गया, लेकिन मेखला नहीं कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से साथियों जो एक दूसरे के ये पर्यायवाची हैं वो ऑप्शन नंबर ए वाले हैं, यानी कि सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव ये सारे के सारे एक शब्द के ही साथियों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि पन्नग किसका पर्यायवाची है? तो पन्नग की अगर बात करते साथियों ये सर्प का पर्यायवाची है, सांप का। और इसको क्या कहा जाता है? इसको साथियों नाग कहा जाता है, मतलब सांप का पर्यायवाची नाग हो जाएगा। उसके अलावा साथियों विषधर हो जाएगा। क्या?
विषधर हो जाएगा, और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो साथियों भुजंग हो जाएगा। अच्छा, उरग भी कहते हैं सांप को, उरग भी कहते हैं, और सातु अही भी कहते हैं, उरग भी कहते हैं, अही भी कहते हैं। उसके अलावा सातु सारंग भी कहा जाता है और व्याल भी कहा जाता है। ये सारे के सारे सांप के पर्यायवाची हैं, आप लोग याद रखेंगे। समझ गए अच्छे तरीके से, यह सारी चीजें आपकी समझ में आई। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है, आभूषण का पर्यायवाची साथियों विभूषण होता है। क्या होता है, विभूषण भी कह सकते हैं और अलंकार भी कह सकते हैं। क्या साथियों, यहाँ पर अलंकार भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके अलावा साथियों जेवर भी कहते हैं ना, तो इसका एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जेवर भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इतने सारे पर्यायवाची साथियों आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या रखना है साथियों, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा अमृत के भी कई सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अमृत की अगर बात करें तो अमृत को साथियों सुधा कहते हैं, अमृत की अगर बात करें तो सोम कहते हैं, अमृत की अगर बात करें तो साथियों इसको पीयूष कहते हैं, और अमृत को ही क्या कहा जाता है साथियों, अमीय कहा जाता है। ये जानकारी आप लोग याद रखेंगे। और स्वर्ण की अगर बात करें तो स्वर्ण का पर्यायवाची साथियों कनक हो जाएगा। स्वर्ण की अगर बात करते हैं साथियों तो स्वर्ण को एक तरीके से कंचन कहा जाता है, और स्वर्ण की अगर बात करें तो सुवर्ण भी कहा जाता है। तो ये भी जानकारी आपको याद रखना चाहिए। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, ये बात आप लोग यहाँ पर साथियों बता दीजिए। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे उसको सुवासिनी कहा जाता है। पिता के घर पर रहने वाली युवती को एक शब्द में क्या कहा जाता है साथियों, सुवासिनी कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सुहागिनी, किसे कहा जाता है, वो स्त्री जो जिसका पति हो, है ना, पति जीवित हो, उसको क्या कहा जाएगा, सुहागिनी कहा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर सिकाता शब्द की बात करते हैं, जिसके जो पत्थर का सबसे महीन या मुलायम एक तरीके से जो चीज होती है ना, उसको साथियों कहा जाता है सिकाता। और घर की मालकिन को क्या कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है। कहीं ना कहीं घर की मालकिन ही होती है। अरे भाई, ये थोड़ी ना कहेंगे जो घर में काम काज करती है ना, ये थोड़ी ना कहेंगे, घर की मालकिन को ही कहेंगे गृहिणी है ना, गृहिणी है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि दोपहर के बाद के समय को एक शब्द में सातु आपको यहाँ पर बताना। देखिए 3 तरह के यहाँ पर शब्द आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि दोपहर के बाद का समय अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अपराह्न बताना है। क्या, दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बताना। या अगर आपसे पूछा जाए कि वो समय जब सूर्य मध्य आकाश में पहुंचता है तो उसको सातु मध्याह्न कहा जाता है। सवेरे से दोपहर तक के समय को सातु पूर्वाह्न कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए। कह रही कि अपने स्थान पर अचल रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको सातु ध्रुव कहा जाएगा, है ना। ध्रुव आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या, मंगल, क्या मंगल एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की पहचान कीजिए जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। देखिए, उपमा की अगर बात करें, 2 चीजों की तुलना करने को साथियों उपमा कहा जाता है। अनादि की अगर बात करें, जिसका कोई आरंभ ना हो उसको अनादि कहा जाता है। अनन्य की अगर बात करें तो अन्न से संबंध रखने वाले को अनन्य कहा जाता है। लेकिन अनुपम की अगर बात करें, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती हो, उसके लिए एक शब्द अनुपम होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि जो भू धारण करता है, क्या, जो भू धारण करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भूधर कहा जाता है साथियों, जो भू धारण करता है ना। अब जैसे कि भावी शब्द की अगर बात करें, जिसके मान लीजिए, है ना, आप क्या हो साथियों, आप एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब आपकी लगने वाली है, तो आप एक सरकारी कर्मचारी हो, आप एक भावी सरकारी कर्मचारी हो। तो जो भविष्य में घटने वाला होता है उसको साथियों कहा जाता है भावी। और भूगोल आप सभी को पता है, भूगोल क्या है, एक विषय है ना। और भूतेश की अगर बात करें साथियों, जो भूतों का ईश्वर होता है ना, क्या, जो भूतों का ईश्वर होता है, अच्छे इंसान का अलग ईश्वर, भूतों का अलग ईश्वर, उनका सरदार, तो भूतों के ईश्वर को भूतेश कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अशक शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि जो कार्य नहीं किया जा सकता उसके लिए एक शब्द की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है साथियों अशक। आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य पर क्या साथियों हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, बताइए। चलिए,
तो उसको पता क्या कहा जाता है साथियों, हौदा उसको कहा जाता है। हौदा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे तैरकर पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको तितीर्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तितीर्षु कहा जाता है। अगला देखिए, 15 दिन में एक बार होने वाले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो 15 दिन में एक बार होता है ना, उसको साथियों पाक्षिक कहा जाता है। क्या, अच्छा दैनिक, या दिन में जो एक बार होता है उसको दैनिक कहा जाएगा। अगर साप्ताहिक शब्द की अगर बात करें, जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक। मासिक की अगर बात करें, महीने में एक बार होने वाले को अर्धवार्षिक। जो 6 महीने में एक बार होता है उसको अर्धवार्षिक, और जो वर्ष में एक बार होता है उसको वार्षिक कहा जाएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, उसके लिए एक शब्द सातु क्या हो सकता है बताइए। तो उसके लिए अगर बात करें, उसको मुकुल कहा जाएगा। क्या, उसको मुकुल कहा जाएगा, यानी कि वो फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा। और अध खिले की अगर बात करें, यानी कि आधा खिला, कोई फूल ऐसा है जो आधा खिला, उसको अध खिला कहा जाएगा, है ना। कमल की अगर बात करें, क्या होता है, एक पौधा होता है। पुष्प क्या होता है, एक फूल होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो, तो उसको सातों अनाक्रांत कहा जाता है, जिस पर हमला ना किया गया हो। और यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है आक्रामक। आक्रामक का मतलब क्या होता है सातों, हमला करने वाले को आक्रामक कहा जाता है। और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या कहा जाएगा, आक्रांता कहा जाएगा, है ना। और अयोध्या शब्द की अगर बात करें, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द अयोध्या हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि किसी को जीतने की चाह, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको सातु जिगीषा कहा जाता है। जिसको जीतने की चाह हो इसके लिए शब्द जिगीषा होगा। और जिगीषु शब्द की अगर बात करें तो जीत का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द होगा जिगीषु। और जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, और जिजीविषु का मतलब होता है जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हो उसको जिजीविषु कहा जाएगा। तो ये सारी जानकारी भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको ढकियानुसी कहा जाता है। कि जो एक तरीके से संकीर्ण विचार है, जिसकी थिंकिंग छोटी है, विचार जिसके छोटे हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला का सही वाक्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रागैतिहासिक की अगर बात करें, इतिहास से पूर्व के काल को ही एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये भी आप लोग साथों याद रखेंगे, है ना। और इतिहास के बाद के काल को आधुनिक काल या समकालीन कहा जाता है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वो स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। देखिए सधवा की अगर हम बात करते हैं, वो स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहा जाएगा। अगर परित्यक्ता की अगर बात करते हैं, वो स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया उसको परित्यक्ता कहा जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों प्रोषित पतिका की, तो पति के परदेश चले जाने पर दुखी स्त्री जो होती है उसको प्रोषित पतिका कहा जाता है। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको साथियों विधवा कहा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि तिनकों पर घर, है ना, एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो उसको आरसी कहेंगे, महल कहेंगे, कुटुज कहेंगे, या उसको उटज कहेंगे। तो उसको साथियों उटज कहा जाता है। आरसी किसे कहा जाता है पता साथियों, आईने को कहा जाता है। महल आपको पता है, कुटज की अगर बात करें, है ना, आपको पता है। उटज मैंने आपको बता दिया जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्पों में से जो अपने मत का अनुयायी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों आत्माभिमत कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लाभ पाने की इच्छा को क्या लिप्सा कहते हैं, बिल्कुल। जो किसी से जीता ना जा सके उसको अजय कहा जाता है, बिल्कुल। 7 दिन के समूह को सातों सप्ताह कहा जाता है। उसके बाद नाप तौल खर्च करने वाले को क्या मितभाषी कहा जाता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए नाप तौल खर्च करने वाले को, है ना, मितभाषी यहां पर लिखा हुआ है। मितभाषी उसको नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से साथों, उसको मितवई कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए साथों, उसको मितवई कहना चाहिए। तो ये अशुद्ध हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, बस साथियों यहाँ पर पूरे के पूरे लगभग कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों ने देखे हिंदी के।